Good evening, everyone. This is the first time in my life that I am going to be on television with the Honorable Finance Minister of India, Mr. Arun Jaitley. I am not a banker, nor am I an economist. I am just an ordinary citizen like all of you. And we are going to speak our language and ask the finance ministers to speak our language and explain what this is all about. मैं बहुत छोटा सा था जब से मुझे मालूम नहीं था कि बजट शब्द क्या होता है। तो एक दिन मैं अपनी मदर से बात कर रहा था, मैं 6-7 साल की उम्र का था, और मैंने उनसे कहा मुझे 10 रुपये चाहिए एक अनप्लैन्ड पिकनिक के लिए। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि देखो ये मेरे बजट में नहीं है। तो मैंने कहा ये बजट कौन है? तो वो बोली मुझसे कि देखो बजट होता है कि तुम्हारे पिताजी की सैलरी 600 रुपये है, घर में 9 बच्चे हो तुम लोग, 2 हम लोग हैं, 11 लोग हैं। मुझे तुम्हारे छोटे भाई के बारे में भी सोचना है, तुम्हारे रात के खाने के बारे में भी सोचना है, तुम्हारे आने वाली पढ़ाई के बारे में भी सोचना है, तुम्हारी बहनों की शादियों के बारे में भी सोचना है, और जो ये नंदू है जो 24 घंटे हमारी सेवा करता है, किसी दिन उसे ज़रूरत पड़ी तो उसके बारे में भी सोचना है। और मुझे एक अचार भी बनाना है, क्योंकि क्या है कि अचार चटनी नहीं है। अगर दिसंबर के महीने में सब्जी नहीं उगी राजस्थान में तो इस अचार से काम चलाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है बजट। तो आज मेरी माँ ने तो 12 लोगों का घर चलाया था। उस 12 को अगर हम 1.2 बिलियन कर लें, उस परिवार को आप चला रहे हैं, तो आपकी सोच क्या थी जब आपने ये बजट बनाया, अरुण जी? देखिए, जो वित्त मंत्री का काम होता है वो गृहिणी के काम से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए कि समाज में हर वर्ग की अपेक्षा होती है कि हमारे ऊपर खर्चा किया जाए। हर मंत्रालय चाहता है कि मेरे मंत्रालय के जो कार्यक्रम हैं, जो गतिविधियां हैं, जो योजनाएं हैं, उस पर ज़्यादा खर्च हो। हम सरकार की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा राज्यों के साथ बांटते हैं, अब तो पंचायतों को भी देते हैं। वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मिले ताकि हम ज़्यादा खर्च कर पाएं। समाज में जो अलग अलग वर्ग है उसकी अपेक्षा है कि मुझे बजट से कोई लाभ मिल जाए। समाज में ये भी अपेक्षा है कि मुझसे टैक्स तो लिया ना जाए या कम लिया जाए, लेकिन मेरे पे खर्चा हो। जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब ये राय दे रहे थे कि आप खर्चा ज़्यादा करो, लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा है, उसको नियंत्रण करके रखो। अब आपका जैसे गृहिणी 11 लोगों का परिवार 600 रुपये में चलाती है, तो कुछ पैसा संभाल के रखना है, कुछ तकिए के नीचे से निकालना है, कुछ कहीं रखना है, तो फिर अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं। और हमने इस बार देखा कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो दुनिया से अलग नहीं हो सकती। दुनिया में मंदी है, कोई देश -2% पे कम सुकड़ रहा है, कोई +2 पे आगे बढ़ रहा है। इस रेंज में दुनिया आगे चल रही है। हिंदुस्तान एकमात्र देश है जो 7.5% की इकोनॉमी से ग्रो कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। लेकिन ये नहीं कि हमारी समस्याएं नहीं है, बहुत गंभीर हैं। सर्विसेज सेक्टर अच्छा चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत सुधार आया है, लेकिन उनकी अपेक्षा है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए। लेकिन 2 साल लगातार बरसात नहीं हुई तो ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में एक प्रकार से संकट है। तो इस साल का बजट बनाते वक्त हमारी प्राथमिकता ये थी कि अधिक से अधिक साधन जो सरकार की आमदनी के हैं हम ग्रामीण क्षेत्र में डालें, सोशल सेक्टर में डालें, और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में डालें। तो जितना आमदनी में से पैसा सरकार का आया उसमें एक बड़ा हिस्सा गांव में पैसा डालने का तरीका क्या है? जो पिछली सरकार के 3 वर्षों में था उससे 3 गुना ज़्यादा ग्रामीण सड़कों में जाएगा। जब ग्रामीण सड़कें बनेगी तो वहाँ लोगों को रोजगार होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की मूवमेंट होगी। मुझे इसी बात की खुशी है अरुण जी, वैसे तो मैंने आज पर्सनली बहुत मार खाई है मगर मुझे इस बात की बड़ी खुशी है
कि जहां मैंने मार खाई है वो पैसा आपने वहां लगाया है देखिए, जहां जरूरत है रूरल एरिया। देखिए उसमें पीयूष जी, तो ग्रामीण सड़क, देश में 21-22 हजार गांव थे जिनमें बिजली नहीं थी। पिछले 1.5 साल में हम 5,500 गांव तक पहुंच चुके हैं और 2018 तक देश का एक गांव ऐसा ना बचे जिसमें बिजली ना हो, तो उस बिजली में लगाना है। सिंचाई, बरसात अगर नहीं हुई तो हमारी सिंचाई की योजना का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के अंदर लगाना है। ग्रामीण रोजगार, तो मनरेगा के माध्यम से जो पिछली सरकार ने शुरू किया था उसमें पैसा डालना है। किसान को ब्याज लेना पड़े तो सस्ती रकम पे मिल जाए, तो बैंक तो घाटा लेंगे नहीं, तो उस ब्याज की सब्सिडी भी हम देंगे। तो हमने ये सारा पैसा ये वाला ग्रामीण क्षेत्रों में डाल दिया। उसी प्रकार से एजुकेशन, हेल्थ केयर, अब हेल्थ में हमने क्या किया कि मिडिल क्लास तक और लोअर मिडिल क्लास तक भी आज एलपीजी गैस इस्तेमाल होती है। एक चूल्हा जलता है तो 400 सिगरेट के मुकाबले की पोल्यूशन होती है। अब गांव में वो चूल्हा जलता है, तो अब हमने नीचे से शुरू किया कि जो पैसे वाले लोग या मध्यम वर्गीय लोग एलपीजी सरेंडर कर रहे हैं, सरकार उसमें और राशि डालेगी। हर बीपीएल परिवार को अगले 3 साल में पहला गैस कनेक्शन सरकार की तरफ से हम दे देंगे, सब्सिडाइज करके। फिर आगे उसकी आदत अभ्यास बने। दूसरा, हमने ये अनाउंस किया कि हेल्थ केयर, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, हर व्यक्ति उस परिवार के पास 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस होगी। नोटिफाइड हॉस्पिटल्स होंगे, वहां जाके इलाज करवाए, उसको कार्ड सा मिल जाएगा। पिछले साल मैंने एक कानून बनाया था बजट के दौरान कि जो सरकारी योजनाओं के तहत लोग पैसा जमा कराते हैं और कुछ वापस नहीं लेकर जाते, तो वो पड़ा रहता है, वो हमने कॉन्फिस्केट कर लिया, जो 10-10, 20-20 साल से पड़ा था। और उसे कहा कि ओल्ड एज जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी एक सब्सिडाइज हेल्थ स्कीम, तो 30,000 बुजुर्ग लोगों के लिए हमने और एक स्कीम बना दी। एक पैसा हम लोगों ने दिया कि बहुत कम पैसा, 25% किसान देगा, 50% केंद्र देगा, 25% राज्य देगा। सारी जमीन का इंश्योरेंस होगा खेती का। अगर बरसात नहीं हुई या फसल जल गई तो कितनी फसल खराब हुई उसके हिसाब से उसको मिलेगा। इसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग पे आइए कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। हमने रूरल रोड्स के लिए दिया, 70,000 करोड़ की योजना बनाई। जो नेशनल हाईवे बनने ठप हो गए थे वो पिछले साल दोबारा शुरू हो गए, उसमें पैसा डाला। रेलवे बजट में लगभग 1.25 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल रहे हैं। तो रेलवे, हाईवे और रूरल रोड मिलाकर लगभग 2,20,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग बढ़ाई है। बिजली की स्थिति सुधरी है। एयरपोर्ट, जो छोटे छोटे रीजनल एयरपोर्ट्स हैं, जो एयर स्ट्रिप हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बने थे, कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी के हैं, कुछ राज्य सरकारों के हैं। अब जब देश विकसित होगा तो वहां तक भी हम लोग जाएं। तो सरकारी खजाने को इस दिशा के अंदर खर्चना, ताकि इन क्षेत्रों में उसका उपयोग हो जो कि इकोनॉमी को लाभ दे। और ये खर्चते वक्त ये देखना कि सरकार जितना कमाती है उतना खर्चे। अगर आप कमाई की तुलना में खर्चोगे बहुत ज्यादा, यानी कि आपका फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, तो फिर आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऋण की अर्थव्यवस्था छोड़ के जाओगे। यू कांट लीव द फ्यूचर जनरेशंस इन डेट। दिस वाज द I'm very glad that you've been able to keep the deficit down to 3.5 and been able to put money behind what is going to make this country grow. देखिए, इसके साथ साथ और ऐसे कई हमने कदम उठाए हैं। जी, मैं जैसे आपको 3-4 कदम बतलाता हूं। पहला, सरकारी सब्सिडी। अब एक परिवार है वो 3-3, 4-4 बार ले लेता है। एक परिवार, अमीर परिवार है, वो सब्सिडी ले रहा है। ये कैसे रुकेगा? अब जैसे एलपीजी में हमने रैशनलाइज कर दिया है, बाकी चीजों में क्या करेंगे? तो आधार को हम सब्सिडीज के साथ अब जोड़ रहे हैं। वो कानून मैं 1 आध दिन में इंट्रोड्यूस करूंगा। मैंने सुना। दूसरा, आप पूरा देश में घूमते हैं, सबसे अनरिफॉर्म्ड सेक्टर कौन सा है देश का? स्टेट ट्रांसपोर्ट। सैकड़ों शहर ऐसे हैं जिसमें कोई बस सेवा नहीं है। कोई स्टेट्स के अंदर अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम एडिक्वेट नहीं है। अब आप दुनिया का उदाहरण लीजिए, जिस किसी ने ये प्राइवेट टैक्सी सिस्टम्स
ऐप्स के थ्रू बनाए, जी हाँ। प्राइवेट खर्चे पर सरकार का एक साधन नहीं लगा और सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी बन गई, दुनिया भर में लोगों को सुविधा हुई। अब हम मोटर व्हीकल्स एक्ट को अमेंड करेंगे। कोई भी व्यक्ति बस डाल सकता है, सरकार, राज्य सरकार को रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा और प्राइवेट खर्चे पर हजारों बसें सड़कों के ऊपर आएं, ताकि अच्छी क्वालिटी होगी, कंपटीशन होगा, रोजगार होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो एक अनरिफॉर्म्ड सेक्टर को रिफॉर्म करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तीसरा, मैंने एक पॉलिसी आज अनाउंस किया, उसका आप असर देखिए। सब्जी, फल, फसल स्टोरेज नहीं है, सड़ जाती है, किसान को दाम नहीं मिलता, फूड प्रोसेसिंग नहीं होती और स्वाभाविक है कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती। सारी प्रोसेस हो, स्टोरेज हो तो कंज्यूमर तक पहुंचेगी, नुकसान नहीं होगा। पहले होता था कि विदेशी कंपनियों को अलाउ करो, दुनिया से कहीं से वो फूड प्रोडक्ट्स ले आएं और मल्टी ब्रांड में करें। जी हाँ। मैंने एक सीमित अनुमति दी कि जो भारत में एग्रीकल्चर पैदावार होगा भारत के किसान द्वारा, उसकी स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग मैं 100% एफडीआई अलाउ करता हूं। डोमेस्टिक कंपनीज या विदेशी कंपनी, कम से कम उसका मूल पैसा तो इस देश के किसान को जाएगा और इस देश की कृषि इस देश के लिए प्रयोग में आएगी। तो ये कई ऐसे कदम हैं टैक्सेशन के अलावा जो हमने इसके साथ साथ इस बजट के अंदर अनाउंस किए हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो मुझे लगता है बड़ा अच्छा लगता है इसके बारे में, कि एक फोकस है, एक स्ट्रैटेजी है और आपके कुछ जो आपने प्रयत्न किए हैं अभी वो स्ट्रैटेजी के अंदर हैं। आप एक तरफ स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, उसमें अगर इंसान अपने ज़िंदगी में देखता है तो अपने खाने को देखता है, अपनी हवा को देखता है, अपने पानी को देखता है, अपनी बिजली को देखता है और अपने बच्चों के भविष्य को देखता है। तो मैं हर प्रोग्राम के अंदर देख रहा हूँ कि एक कोशिश है, जैसे रेलवे बजट में भी थी, ये जो टॉयलेट्स बनाए जाने की जो बात हुई है। देखिए, स्वच्छता एक ऐसा कार्यक्रम है जो सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा तो की, लेकिन सिविल सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया है। जी हाँ। स्कूलों में, कॉलेजेस में, एनजीओज द्वारा हर जगह इसका लेकर एक कैंपेन मोड में आ गए हैं लोग और मुझे लगता है इसका लाभ है देश को। वो भी है। और मुझे सबसे अच्छा जो लगा, आज मैंने दिन भर बैठ के बजट देखा, ये आपने इस बात पे टच भी किया था पहले, ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल एरियाज़ में हो रहा है। मैंने पहले भी सुना था कि कुछ जगह लोग ऐसी ऐसी जगहों पे चढ़ के जा रहे हैं हार्नेस बांध के, जहाँ की पहुँचना मुश्किल है। और जिस गांव में 2016 में पहली बार बिजली पहुंचेगी, जो आज तक अंधेरे में है, वहाँ तो एक दिवाली का एटमॉस्फेयर है। जी हाँ। और इसलिए मुझे लगता है कि 2018 तक ये बैलेंस जो अभी बचे हैं 16-17 हज़ार गाँव, इन सब को इलेक्ट्रिफिकेशन करना ये सरकार की प्राथमिकताओं में से है। दूसरा मुद्दा है स्किल्स का, कि स्किल्स के अंदर एक बड़ा आपने इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, क्योंकि वो इस कंट्री का फ्यूचर है। तो उसके बारे में आप थोड़ा आम भाषा में बताएंगे। उद्देश्य यह है कि लोग तैयार हों, प्लम्बर, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे 70-80 प्रोफेशंस हैं जहां स्किल चाहिए और आपको आईटीआईज के माध्यम से, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, सरकार के वेरियस विभाग के ऐसे संस्थाएं हैं जहां ये स्किलिंग का कार्यक्रम चले। इसके अलावा बजट में हमने पहली बार जॉब क्रिएशन पे टैक्स इंसेंटिव दिए हैं। जी हाँ। और फिस्कल इंसेंटिव्स दिए हैं। ये एक इस बजट का उद्देश्य है। अरुण जी, अब मेरे ख्याल से हैशटैग वाले लोग बड़ी बेताबी से आपके जवाबों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको पहला सवाल पूछता हूं जो दर्शन तमुली पूछ रहे हैं कि 2016-17 has been termed as a year of empowering SC and ST tribes, but when will the government address the deprived generals? Now I don't understand deprived generals means what. देखिए, if the reference is to the
general category, or I don't know whether it's to the armed forces. As far as the armed forces is concerned, we had committed and we have implemented the OROP. There are some issues on which there is a section of servicemen which wants to raise them. We've constituted a committee headed by a retired Chief Justice. He will address those issues, and whatever recommendations he makes to the government will consider them. I think that issue has been, by mainstream of the former soldiers organization, has been set to rest. As far as the general category is concerned, you see, after all, when the economy grows, people get jobs, people get education, they obviously stand to benefit. Those who have suffered historical backwardness because of social reasons. Right. Now, there is one scheme which we have launched, which is officially now to be inaugurated, the Stand Up India. Right. Unlike the startup. Right. उसका ऑब्जेक्ट है कि आज इस देश में लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब बैंक्स की ब्रांचेस हैं। हमने हर बैंक को यह टारगेट दिया है कि 1 करोड़ रुपए तक एक SC ST और एक महिला। Let us start creating entrepreneurs in this category. Yeah. And therefore, this year, 250,000 entrepreneurs from these categories will be created. Right. Additionally, as far as the weaker sections of society are concerned, last year I had announced the Mudra scheme. Right. मुद्रा स्कीम ये थी कि आप 3 प्रकार के 2 लाख तक, 5 लाख तक या 10 लाख तक छोटे लोन लोगों को देते हैं, और अक्सर लोग 50,000 1 लाख तक का लोन ले रहे हैं उसमें, क्योंकि ब्याज भी देना पड़ता है। पहले वो 25-30% साहूकार से ब्याज लेते थे, अब उनको 9% 10% पे मिलता है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि ब्याज वापस जल्दी हो जाए, और वो ATM मशीन में जाते हैं, उनको कार्ड मिलता है, पैसा निकालते हैं कि रात 12 बजे से पहले वापस डाल दो कि उस दिन का ब्याज बचेगा। अब इनके मैंने कार्यक्रम देखे हैं, इस साल 2.5 करोड़ लोगों को, जिसमें से 70% से ज़्यादा महिलाएं हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, SC ST हैं, बैकवर्ड हैं, क्योंकि वो लोग डिप्राइव्ड सेक्शन से तो छोटे छोटे कामों के लिए वो जॉब्स दे रहे हैं। अब स्लम की महिला कहती है कि मैं स्लम में अपना एक बुटीक बना रही हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर बना रही हूँ, कोई वेजिटेबल वेंडर बन गया, कोई छोटी चाय की दुकान कर रहा है, कोई बाबर बन गया, कोई प्लम्बिंग यूनिट लगा लिया। 1 लाख 2 लाख की इन्वेस्टमेंट उसके लिए बहुत होती है। और इस साल का टारगेट है 1,22,000 करोड़ रुपया देना। इसमें रिकवरी कितनी है? उस देश में जहां बैंक्स के NPAs है, 99% रिकवरी है। छोटा व्यक्ति ईमानदार है। आने वाले साल के लिए मैंने बैंक्स के लिए टारगेट दिया है कि इसी सेक्शन को 1,80,000 करोड़ रुपए का लोन दीजिए, जिसमें करोड़, और हमारा टारगेट है कि 6-7 करोड़ लोग जो बॉटम इकोनॉमिक स्ट्रेटा इंडियन सोसाइटी का है, सेक्टर या सरकार में उनको सबको जॉब्स तो मिल नहीं सकती, लेकिन इनके लिए व्यवसाय क्रिएट करो। और व्यवसाय क्रिएट होगा, और इन लोगों की ये जॉब सीकर से जॉब, जिसने दुकान लगा ली वो 2 आदमियों को और नौकरी देगा। ये जॉब गिवर्स भी बन सकते हैं। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिपेमेंट भी बहुत अच्छा है। माइक्रो फाइनेंस में दुनिया भर में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो मेरे ख्याल से जिस भी जनाब ने सवाल पूछा था, तो चाहे वो जनरल पब्लिक के लिए हो या आर्मी के जनरल के लिए हो, मेरे ख्याल से आपको शायद जवाब मिल गया होगा। मैं अगले सवाल पे जाता हूँ। हर्ष सिंह पूछ रहे हैं, डियर FM, what is being done to employ skilled youth? I would like to say that, have you already answered it? Would you like to elaborate? Partly. One, as the economy grows, there are jobs created. You skill them. And now we have, even by way of tax policy, incentivize it. Right. एक मैंने आज डिसीजन अनाउंस किया है जो बहुत रेडिकल इंपॉर्टेंस का है, कि देश में मॉल सारे 7 दिन खुलते हैं, रात 12 बजे तक खुलते हैं, लेकिन रिटेल दुकान एक दिन बंद रहेगी। तो हमने स्टेट्स को ऑप्शन दे रहे हैं, एक ड्राफ्ट बिल बनाकर, कि यू ओपन इट ऑल 7 डेज, पर कंपल्सरी हॉलीडे देना पड़ेगा। हाँ। ओवरनाइट यू कैन ऐड 10% जॉब्स इन द रिटेल सेक्टर। राइट। और जो मैंने देखा है कि ये जो रिटेल सेक्टर है, इसकी जो एबिलिटी है, लोगों को काफ़ी शक थे
कि इनका क्या होगा, पर इन लोगों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है तो सेल्फ जी एम्प्लॉयमेंट हाँ। सर्विस सेक्टर का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर रिटेल है इस जी हाँ। देश में। अब हैं अनुज गुप्ता हैं जो मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं आपसे। पहला वर्ड है जीएसटी। तो जीएसटी लैंड एक्विजिशन बिल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस बजट। व्हाट विल द गवर्नमेंट डू फॉर पासिंग दीज बिल्स इन राज्यसभा? मुझे तो आंसर मालूम है, आप इनको बता दीजिए। देखिए, जहां तक जीएसटी का प्रश्न है, हर एक राजनीतिक दल जीएसटी के समर्थन में अपने आप को कहता है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ कंडीशंस रखी थी, अब मैंने अखबार में पढ़ा उनको लगता है एक कंडीशन बची है। मैं कोशिश करूंगा कि इस सत्र के दूसरे भाग में उनसे बातचीत करके इस सत्र को आगे पारित कराने का इस जीएसटी को कोशिश करें। इस देश की अर्थव्यवस्था को जीएसटी चाहिए। सरलता है, एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू है, राज्यों को फायदा है, बिजनेसेस को ईज है, सीमलेस ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, पूरा देश एक बाजार बन जाता है। मतलब 1/6 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन मार्केट। इससे बड़ी मार्केट आपको कहीं मिलेगी नहीं। जहां तक लैंड एक्विजिशन का है, स्वाभाविक है कि उसमें राजनीतिक समस्याएं आई थी। राज्यों को कहने पे हमने किया, अब राज्य कहते हैं हम पे छोड़ दो। मेरे पास जमीन है तो मैं दे दूंगा, नहीं है तो मैं अपनी लोकल अमेंडमेंट लाऊंगा, आप उसको स्वीकृति कर दो। तो एक दूसरा वैकल्पिक रास्ता हमने लैंड का तैयार किया है और कुछ राज्यों ने अब पारित करने भी शुरू कर दिए अपने लोकल अमेंडमेंट्स। जी हाँ, बिकॉज ये दो ही सवाल हैं जो मेरे ख्याल से पब्लिक कॉन्फिडेंस में, और मैं इन आपके दो लिए में जरूरी से होंगे। मानता हूं कि जीएसटी विशेष रूप से अर्थव्यवस्था की ताकत को बढ़ाना उसकी क्षमता रखता है। जी हाँ, आई थिंक अनुज you have got your answer. I go down to now. This is, if the screen halts a little bit. श्रीकांत महेश्वरी पूछ रहे हैं आपसे, We need clarification on PPF taxation. It hurts middle class badly, sir. Please look into this. देखिए, I'll certainly look into it. जहां तक पुराने डिपॉजिट्स हैं, they are protected. For the future, up to 1.5 lakhs it is tax free. अब 1.5 लाख रुपए जो व्यक्ति पीपीएफ में डालेगा वो तो अक्सर 30% टैक्स देने वाली कैटेगरी का होगा। और इसलिए किस वर्ग को कितनी छूट मिलनी चाहिए, एक ये प्रश्न उठता है। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे कई कमेंट्स देखे हैं, निश्चित रूप से मैं इसको मद्देनजर ध्यान रखूंगा। तनवीर सिंह राजपूत ये पूछ रहे हैं आपसे, अरुण जेटली सर, यूनिफाइड एग्री मार्केट इज इम्पोर्टेंट स्टेप, हाउ विल यू अचीव दिस व्हेन मोस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आर अपोजिंग इट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। 12 राज्यों ने अपने एपीएमसी एक्ट बदल दिए हैं और ई प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं। आज जो कानून था कि एक व्यक्ति अपनी पैदावार को केवल स्थानीय मंडी में बेच सकता है, आज देश में एक यूनिफॉर्म उसको मार्केट मिल सकती है, पूरा देश एक मार्केट बन सकता है, उसमें वो बेच सकता है। 12 राज्यों ने एपीएमसी एक्ट बदल दिए हैं और ई प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, और बाकी राज्यों को हम इंसेंटिवाइज करने वाले हैं कि आप ई प्लेटफॉर्म पे आओ, और अगर चाहते हो कि आपके किसान का बाजार पूरा देश बन जाए ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आपको अपना एपीएमसी एक्ट बदलना पड़ेगा। और कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाहेगी कि मेरे किसान को इतने बड़ा बाजार ना मिले। और आपने इस पे और भी कुछ कहा था जो मैं सुन रहा था टेलीविजन पे आज दिन में, कि आप और भी ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ की किसान अपना सामान ला सकता है, स्टोरेज फैसिलिटीज और ये वो। हाँ। क्योंकि अगर आपको मैच्योर एग्री मार्केट डेवलप करनी है तो उस सब के लिए ये चाहिए होगा। करेक्ट। अर्श मोगरे आपसे पूछ रहे हैं, विल फिस्कल डेफिसिट कमिटमेंट्स बी रिव्यूड बाय अ पैनल? देखिए, मैं इसमें स्पष्ट कर दूं, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक तरफ अपेक्षा ये है कि खर्चा ज़्यादा करो, सरकार इसलिए खर्चा ज़्यादा करे क्योंकि निजी क्षेत्र ज़्यादा नहीं कर रहा। दूसरी तरफ अपेक्षा ये है कि फिस्कल डेफिसिट 3.5 रहे। तो ये एक बहस चल रही थी कि विकास और ग्रोथ के लिए खर्चा ज़्यादा करना है या अनुशासन ज़्यादा लाना है। अब ये एक थ्योरेटिकल बहस चलती रही, लेकिन मुझे लगा पूरे विश्व के सामने भारत में जब तेल का दाम $30-32 पे आ गया
और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं और हम ये दिखाएं कि हम फिस्कल डेफिसिट का अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, तो इसमें भारत की जो छवि जाएगी वो एक फिस्कली प्रूडेंट इकोनॉमी की नहीं जाएगी। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए यह अनिवार्य था कि हम 3.5 का फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करें। तो आम जनता की भाषा में लेकिन उसका यह अर्थ है कि सरकार का खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, लेकिन इससे ज्यादा उधार नहीं लेगी सरकार। और उससे शायद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बाहर के लोगों का इंडिया में पैसा लगाने का कि इनको डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन है। इस सारे का ब्याज दर के ऊपर भी असर पड़ता है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि भविष्य के लिए अब 3.5 पे हम ले आएंगे। आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट। आगे के लिए एक आंकड़ा होना चाहिए या एक नैरो रेंज होनी चाहिए? शुड इट बी 3.4 to 3.6 या 3.5 to 3.7 और शुड इट बी ओनली 3.5? कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि फिस्कल डेफिसिट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ रेंज, क्योंकि पूरी दुनिया में तेल का दाम कितना रहेगा, ग्लोबल ट्रेड कहां रहेगा, चाइना की करेंसी कहां होगी। अब वॉलेटिलिटी इतनी है और कनेक्टिविटी दुनिया से इतनी है कि आप कब बढ़ोगे कम हो गए इसकी संभावनाएं हैं। तो क्या रेंज की फैसिलिटी हो, तो इस पे अब्रप्टली हम तय करें, इसके स्थान पर मैंने ये तय किया लेट एक्सपर्ट्स गो इनटू दिस मैटर एंड एडवाइज अस। वेरी गुड। देन द नेक्स्ट वन इज AB, MIB India. Is government now moving towards constructive work via NREGA? I think. देखिए इसमें मनरेगा के बारे में एक आलोचना होती थी कि क्या आप इसके माध्यम से एसेट क्रिएशन नहीं कर रहे, और जिन लोगों ने इसको बनाया था वो कहते थे एसेट बनाना तो सेकेंडरी पर्पस है, मेन पर्पस है कि रूरल वेजेस, थोड़ा लोगों का लाइवलीहुड हो जाए। मैं इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं मानता हूं, दोनों काम हो सकते हैं। जब रूरल डिस्ट्रेस है तो ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा डालना, और पिछली सरकार की तुलना में मैं बतला दूं, वो 40,000 की घोषणा करते थे और 28,000 खर्च करते थे। पिछले साल मैंने 35 कहा तो 35 खर्च किया, इस साल मैंने 38,500 करोड़ कहा है, और पूरा का पूरा ये हाईएस्ट एवर है अगर खर्चा हो जाता है। तो हम लोग चाहेंगे, जो मैंने कार्यक्रम इरिगेशन के दिए हैं, पर्टिकुलरली पॉन्ड्स क्रिएट होना, वहाँ इरिगेशन की फैसिलिटीज होना, कई बार कुछ लोग मानते हैं कि रूरल रोड्स में इसका प्रयोग हो सकता है, इस सब का प्रयोग एसेट क्रिएशन के साथ हो। और इसमें एक रिफॉर्म हमने और अनाउंस किया जो आज बजट में मैंने नहीं कहा क्योंकि हम पहले कह चुके हैं। 1 अप्रैल से हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि किसी के माध्यम से पहले स्टेट में जाएगा, स्टेट से जिले में जाएगा, जिले से पंचायत में जाएगा और फिर किसान को मिलेगा। इसके स्थान पर हम जितने भी ये जनधन खाते हैं उनके माध्यम से केंद्र से सीधा किसान के खाते में, बैंक में जाएगा ये पैसा। PR विश्वनाथन आपसे पूछना चाहते हैं कि ग्रेट बजट, पूछना नहीं चाहते, आपको सलाम कर रहे हैं, ग्रेट बजट, गॉड ब्लेस यू, but what about disinvestment? Huge money locked up in unearning assets, revenue for infra projects. मैं इस पे स्पष्ट करना चाहता हूं, ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या है और पूरे देश को ये समझ लेना चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट ये नहीं जो ब्रिटेन में कभी लेबर पार्टी ने कहा था कि सेलिंग द फैमिली सिल्वर। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि सरकार का यानी देश का, पब्लिक का ये एसेट्स हैं। अब उस एसेट का मैनेजमेंट सरकार करती है। अब ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसमें सरकार के 80% शेयर हैं या 60% शेयर हैं, सरकार तय करेगी। वो जो 20% से आएगा पैसा, मुझे 80% शेयर चाहिए या मुझे 3 और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चाहिए या मुझे 2 हाईवे और चाहिए। तो इट इज अ डिसीजन एज टू हाउ डू यू कीप द एसेट्स एंड द मनी ऑफ द गवर्नमेंट। ये पब्लिक एसेट्स हैं, तो मैं अगर 80% को 60% पे ले आऊं सरकार के शेयर्स और फिर भी कंट्रोल सरकार का रहे, लेकिन उस पैसे से मैं 4 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बना लूं देश के अन्य हिस्सों में, तो वो बेटर है कि नहीं है? तो इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट का तो विरोध होना ही नहीं चाहिए। इट्स मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स। पहले हमने पिछले 1.5 साल में
40-45 हजार के शेयर्स डिसइन्वेस्ट किए। जी हाँ। अब स्ट्रैटेजिक भी हम करेंगे। अब पुराने कुछ होटल बचे हुए हैं, कुछ लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं जिनमें सरकार का होने का कोई औचित्य नहीं है। आज मैंने एक नई तीसरी घोषणा की है, उसको कहते हैं एसेट रिसाइकलिंग। एसेट रिसाइकलिंग का अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई कंपनी है सरकार की जिसके पास 20 यूनिट्स है, वो 2 यूनिट को अलग करके प्राइवेट सेक्टर को दे दे और प्राइवेट सेक्टर चलाएगा और उस पैसे को रिसाइकल करके 2 नए यूनिट बना ले, तो देश के खाते में तो 4 यूनिट हो गए। तो बाय रिसाइकलिंग द एसेट विच इज पब्लिक मनी लाइंग ब्लॉक्ड, राइट, तो दोस टू, मान लो बिजली के कारखाने हैं, तो बाय एसेट रिसाइकलिंग सरकार का ही पैसा सरकार के पास वापस आएगा, इन 2 यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर चलाएगा और 2 नए यूनिट सरकार कर देगी और उन क्षेत्रों में करेगी, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कर दे, मान लीजिए उत्तराखंड में कर दे, जहां बिजली की जरूरत आपको पड़ रही है। तो आप गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं उसका ठीक उपयोग कैसे करते हैं, वो इस साल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट से नीचे रहा और उसके पीछे कारण यह है कि तेल के, मेटल्स के, कमोडिटीज के पूरी दुनिया में प्राइसेस कोलैप्स कर गए और कोलैप्स प्राइसेस में मैं क्या घाटे में उन शेयर्स को बेचूं? तो अगर मेरे 3.9 का फिस्कल डेफिसिट मेंटेन हो रहा है तो मैं किस वजह से उसको घाटे में बेचूं? मुझे जो तेल का दाम कम होने से जो लाभ हुआ, दैट टुक केयर ऑफ स्लाइटली लेसर डिसइन्वेस्टमेंट। तो आम आदमी की भाषा में कि अगर आपका एक घर पड़ा है और आप खाली घर रखेंगे, जबरदस्ती आप हाँ, खाली घर रखें हाँ, या बच्चों को इंटरनेशनल एजुकेशन दे, आपको चॉइस, ये आपको चॉइस करनी है। हाँ, दोनों आपकी इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट। निशांत पंडिता is asking you, why no concrete plan or total abolition of retrospective tax? This could have boosted the investor sentiment. देखिए, जहां तक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है, ऑलरेडी मैंने पहले बजट में घोषणा की थी कि कम से कम ये पुरानी सरकार ने किया, हमारी सरकार रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स नहीं करेगी और पुराने कानून में भी कोई नया नोटिस नहीं देगी। अब पुरानी सरकार द्वारा क्रिएट की गई समस्या आज हमारी मेज के ऊपर है, तो मैंने पहले कहा मैं उम्मीद करता हूं कि ये पेंडिंग डिस्प्यूट कोई अदालत या कोई ट्राइब्यूनल इसको रिजॉल्व कर देगा। कई डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हुए, 2-3 चंद बचे हैं। आज मैंने उसमें एक और कदम उठाया है। जी हाँ। और वो कदम मैंने ये उठाया कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जिन लोगों पे लगा था वो अगर चाहें अपने केस वापस ले लें और केवल प्रिंसिपल अमाउंट देकर, यानी कि कोई ब्याज नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, केवल प्रिंसिपल अमाउंट देकर उस विवाद को समाप्त कर सकते हैं। ये ऑप्शन उनकी है। इस पे आपको कोई ट्वीट या कुछ मिला है कि आपकी इस प्रपोजल पे सेंटिमेंट क्या रहा है? देखिए, सेंटिमेंट पॉजिटिव इसलिए है कि हमने तो 1.5 साल में 21 महीने में कोई रेट्रोस्पेक्टिव लगाया नहीं, कोई नोटिस भी नहीं दिया। जो पुरानी समस्या है उसको हल या अदालतें कर दे या मैंने कानून के माध्यम से हल करने की कोशिश की है। कम से कम हमारी इंटेंशन स्पष्ट है कि मैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टैक्स को अच्छा नहीं मानता। जब ये टैक्स लगा था मैं इसका सबसे बड़ा आलोचक था और इसलिए हम हल ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से इसका हल निकल आए और उससे कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे कि वी कैन गेट। हिंदुस्तान बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो टैक्सेशन पॉलिसी में प्रेडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर हम 1962 से टैक्स लगा दें तो 2012 में, तो 50 साल पुरानी 60 साल डेट से लगाएंगे तो लोगों का विश्वास हम में क्या रहेगा? आई थिंक ये सबसे बड़ी बात रही है अरुण जी, जो लोगों को डराती है। And We lost credibility. I think you will be able to resolve this and take it forward. प्रकाश पूछ रहे हैं आपसे on green initiative. Why should not endorse people to buy non-polluting vehicles? बिल्कुल। मैंने आज अगर आपने पॉलिसी देखी है, जिन लोगों पे मैंने टैक्स लगाया है थोड़ा ज्यादा, लगभग 19,000 करोड़ नया टैक्स लगा है। उनमें से एक मैं भी हूँ, शायद मैं भी हूँ। उसमें 19,000 करोड़ के करीब टैक्स लगा है
और 20 लाख करोड़ की इकोनॉमी बजट में इसका ये 1% से भी कम है। जी हाँ। किन क्षेत्रों में लगाया है? पहला सबसे अधिक लगाया है एनवायरमेंटली डैमेजिंग प्रोडक्ट्स पे। कोल सेस मैंने बढ़ाया, सबसे बड़ा कंपोनेंट इसका कोल सेस है। जी हाँ। मैंने फिर इसके अलावा व्हीकल्स पे जो लगाया, थोड़ा छोटी कार पे बहुत कम, मीडियम कार पे, पेट्रोल कार पे थोड़ा ज्यादा, 10 और लाख से डीजल ऊपर। व्हीकल से ज्यादा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक या आपकी हाइब्रिड है, जिनकी एग्जेम्पशन पार्ट्स पे है, जो 31 मार्च को खत्म कर हो रही है, मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया। मेरे जो 3 एरियाज टैक्सेशन के हैं, पहला एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, दूसरा हेल्थ कंसिडरेशन, और तीसरा द रिच मस्ट पे मोर, विच इज अ फेयर प्रोपोजिशन। दैट इज फेयर, दैट इज फेयर। ये लोग डिसाइड करें कि किसका सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि मुझे कई सवाल नजर आ रहे हैं मगर कोई रुक नहीं रहा है वहाँ पे, तो मैं वेट करता हूँ कौन सा रुकते हैं। हाँ जी, यशवंत दांदू या दिनेश पूछ रहे हैं आपसे, बजट 2016 वाज satisfactory, however when we can see the changes in tax slabs, when can we see the changes in tax slabs? देखिए, ये एक ऑप्शंस होती हैं सरकार के पास। एक ऑप्शन होती है कि आप एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दो, मैंने पहले बजट में बढ़ाई थी, उससे कई लोग टैक्स नेट से बाहर चले जाते हैं। दूसरी एक अच्छी ऑप्शन है कि आप स्लैब्स को बड़ा कर दो, यानी कि आप जो 5 लाख तक लेते हो उसको 7 लाख तक कर दो, 8 लाख तक कर दो, 10% कैटेगरी को। ये एक ऑप्शन है। एक तीसरी ऑप्शन जो मैंने इस बार इस्तेमाल की है कि लोग टैक्स नेट में रहें लेकिन उनकी टैक्स लायबिलिटी कम कर दो। तो जो 10% टैक्स देता है 5 लाख से कम वाला, उसको मैंने 2000 की बजाय 5000 एग्जेम्पशन दे दिया। जिसका अपना घर नहीं है और जो किराए के मकान में रहता है, उसको मैंने 60,000 रुपए सालाना की एग्जेम्पशन दे दी, तो उससे उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हुई। एक तीसरी कैटेगरी भी है, 2 करोड़ तक टर्नओवर वाला जितना व्यवसायी है इस देश में, चाहे वर्कशॉप चलाता है, दुकान चलाता है, ट्रेडर है, जिसकी 2 करोड़ से कम सालाना टर्नओवर है, उसको कोई आवश्यकता नहीं अब किताबें रखने की। वो उसकी आमदनी 8% मानी जाएगी, प्रिजम्पटिव टैक्स। अगर 8 से कम देना चाहता है तो बुक्स ले आए, तो 8% पे अपनी डिडक्शंस कम करे और बकाया पे टैक्स दे दे। उसी प्रकार से प्रोफेशनल्स जिनकी 50 लाख तक सालाना आमदनी है, और इसमें मुझे लगता है 99% प्रोफेशनल्स आ जाएंगे, बहुत बड़ी मात्रा में आएंगे, उनकी प्रिजम्पटिव इनकम 50% ऑफ रिसीट्स मानी जाएगी। तो उनकी टैक्स रिटर्न क्या होगी? रिसीट इतना, प्रिजम्पटिव इनकम इतना, डिडक्शन इतना और टैक्स इतना। तो और सारा प्रोसेस अब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक है, क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक पूछे जाएंगे, असेसमेंट ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक आएगा। पिछले साल 1 करोड़ 40 लाख लोगों को टैक्स रिफंड की सूचना ईमेल से आई और 24 घंटे के अंदर उनको रिफंड का टैक्स मिल गया। तो आपको अपने लाइफ में टैक्स ऑफिस कभी जाना नहीं पड़ेगा, टैक्स ऑफिशियल की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अरुण जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक सवाल मैं आपके पास छोड़ता हूँ, आज तो आप नहीं आंसर कर पाएंगे, पर आपके पास तो बहुत मौके होंगे आंसर करने के, कि कुछ लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं कि जो प्रोविज़न आपने बैंक्स के लिए किया है। तो मेरे ख्याल से आप अपनी अगले पब्लिक स्पेस के अंदर उन लोगों को समझाएंगे कि भाई क्यों किया है और उसका फ़ायदा क्या है। मैं एक मिनट में अगर बता दूं, जी हाँ। 5-6 सेक्टर्स इकोनॉमी के तकलीफ में रहे पिछले 6-7 साल से। स्टील रहा, क्योंकि चाइना से स्टील सस्ता आ रहा था। शुगर रहा, आपके पावर सेक्टर रहा डिस्कॉम्स की हेल्थ की वजह से। हाईवेज थे। अब धीरे धीरे हाईवे को, शुगर को, स्टील को हम लोगों ने, पावर सेक्टर को उदय स्कीम से एड्रेस किया है। अब धीरे धीरे बैंक्स का डिस्ट्रेस कम होगा। इंसॉल्वेंसी लॉ पास होने के बाद भी बैंक्स अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे, हाई एनपीएस ज्यादा है।
तो मैंने ये कहा कि बैंक्स के रीकैपिटलाइजेशन की ज़रूरत है। पिछले साल मैंने 20,000 करोड़ दिया है, 5 और दूंगा पिछले, क्योंकि अभी मार्च का महीना है, और आने वाले साल में 25 और दूंगा ताकि उनका कैपिटल बढ़े और बैंक्स की आर्थिक ताकत बढ़े। और अगर हो सकेगा तो शायद इस 25 को भी बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे, टू स्ट्रेंथन बैंक्स, बिकॉज बैंक्स मस्ट बी स्ट्रांग इनफ टू सपोर्ट ग्रोथ बाय लेंडिंग। अरुण जी, थैंक यू सो मच। और मुझे विश्वास है अगर मेरी माँ जिंदा होती तो उनको भी समझ में आता आज अपन ने क्या बात की है। थैंक यू सो मच।